सवाल के ऊपर आपने बात छेड़ी दी है। मुझे याद आता है कि 1962 में जी लगभग ये स्थितियां बन रही थी कि चीन हमारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। और मैं अगर गलत नहीं हूं तो उस समय प्रतिरक्षा मंत्री कृष्ण मेनन हुआ करते थे और विपक्ष में मोहम्मद करीम छागला, जिनका नाम भूल चुके होंगे बहुत से लोग, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो दी अनटोल्ड स्टोरी एक पुस्तक लिखी गई और जो बाद में प्रतिबंधित कर दी गई थी कुछ राजनीतिक कारणों से। तो लेफ्टिनेंट जनरल कॉल का जिक्र आता है और मैं उसी से बात शुरू करके आज के उस पे आ जाऊंगा कि लेफ्टिनेंट जनरल कॉल को प्रतिरक्षा मंत्री कृष्ण मेनन का एक फोन कॉल गया रात के 2 बजे। ये उस पुस्तक में हाँ है अनटोल्ड स्टोरी की ही बात मैं कर रहा हूँ। या आप मेरे ऑफिस में आ जाएं, आपसे मुझे मिलना है। कहते हैं कि जब लेफ्टिनेंट जनरल कॉल ऑफिस में गए तो काफी देर तक तो कृष्ण मेनन उनको देखते रहे और चूंकि कृष्ण मेनन चेन स्मोकर थे, अच्छा, सिगरेट पी रहे थे, तो सिगरेट के छल्लों को हवा में उड़ाते हुए कभी ऑफिस की छत देखते थे और कभी लेफ्टिनेंट जनरल कॉल को देखते थे। ये 2 बजे रात को चल रहा था। कुछ समय के बाद एक कृष्ण मेनन ने एक फाइल उठा के टेबल पे पटका और लेफ्टिनेंट जनरल कॉल से पूछा कि ये क्या लिख मारा है आपने इसमें। अब सुधीजनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दरअसल जय हिंद, वंदे मातरम एक्सपोज टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव। मेरे सभी दर्शकों को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक विशेष विषय पे बात करेंगे और वो विषय है हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, उसके प्रोटोकॉल के बारे में। वो कैसे फहराया जाता है, उसके सम्मान में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें क्या ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम अपने तिरंगे का अपमान कर बैठे। इन गलतियों से बचने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और इसके साथ ही हम बात करेंगे 10 सालों में बदलते भारत की तस्वीर के बारे में कि 10 सालों में यानी 2014 से 2024 तक में, यानी नरेंद्र मोदी के रिजीम में भारत में क्या क्या बदलाव आया है और भारत आज किस स्तर पर पहुंचा है। साथ ही हम बात करेंगे भारतीय सुरक्षा की, क्योंकि कोई भी देश तभी बड़ा होता है, तभी वो ताकतवर जाना जाता है जब वो सैन्य शक्ति के आधार पर मजबूत होता है। तो इस विषय पे बात करने के लिए हमारे एज यूजुअल पॉलिटिकल एडिटर और रक्षा विशेषज्ञ भी के तौर पे भी आप जाने जाते हैं, हमारे डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह साहब हैं। और सबसे बड़ी बात, उनका परिचय ये भी है कि वो एनसीसी के अधिकारी रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के सर्वोत्तम एनसीसी अधिकारी के तौर पर सम्मानित हुए हैं और रक्षा मंत्रालय द्वारा 2 बार आपको सम्मानित किया गया है आपकी कार्य कुशलता के लिए। हमारे साथ यानी एक्सपोज टाइम्स के साथ आप 6 सालों से जुड़े हुए हैं, ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। आप एक शिक्षक हैं, एनसीसी अधिकारी हैं, आपकी फैमिली आर्मी में सर्व करती रही है, आपके पिताजी भी आर्मी के ऑफिसर थे और उसके बाद शिक्षक भी रहे। तो ऐसे बैकग्राउंड से आप आते हैं। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे के प्रोटोकॉल के बारे में आपसे जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम मुनीश जी। और आज बड़ा ही खुशी का अवसर है और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आप उस विषय को छेड़ रहे हैं जिस संदर्भ में देश के युवाओं को और देश के नागरिकों को जानना चाहिए। जी, और इसकी जानकारी थोड़ी कम भी है, मुझे भी बहुत कमी जानकारी है। आपसे एक वीडियो हमने अभी कुछ एक दिन पहले ही बनाया है जिसमें बहुत अच्छी जानकारी मिली है। मैं आपको बताऊंगा कि जो तिरंगे को बांधने का एक नियम होता है, सर ने उस पर बताया है और थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो प्रोटोकॉल होता है सर तिरंगे का, गार्ड ऑफ ऑनर का, तिरंगे के सैल्यूट का, तिरंगे के अपने जो उसके मापदंड हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले वही
क्या प्रोटोकॉल है? हाँ, निश्चित तौर पे मुनेश जी, बहुत क्रमवार मैं चीजें आपको बताऊंगा जी। और इस क्रमवार जानकारियों में बहुत सी जानकारियां वो होंगी जो हैं तो बड़ी सूक्ष्म, जी। लेकिन लोगों को पता नहीं है। चलिए बात को यहां से शुरू करते हैं कि हमारे देश के अंदर जी। यह राष्ट्रीय पर्व 2 बार मनाया जाता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी। जी। अब यहां से बात शुरू करते हैं कि 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले से झंडा कौन फहराएगा और 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले से झंडा कौन फहराएगा? राजपथ से। हाँ, मैं जब बात कर रहा हूं लाल किले की बात, तो मैं पर्टिकुलर दिल्ली की ही बात कर रहा हूं, और जब वहां बात कर रहा हूं तो पूरे राष्ट्र की बात हो रही है। तो 15 अगस्त को जो प्रधानमंत्री होते हैं वो झंडा फहराते हैं और 26 जनवरी को राष्ट्रपति। जी। यह क्रम अगर नीचे लेके हम आते हैं स्टेटों के अंदर, तो चीफ मिनिस्टर 15 और गवर्नर, वो 15 अगस्त और 26 जनवरी आप जोड़े रहिए क्रमवार। यह तो झंडा फहराने वालों की बात हो गई। एक अति महत्वपूर्ण बात जी, हमारा देश 26 जनवरी को किसी मुख्य अतिथि को बुलाता है और जाहिर सी बात है वो मुख्य अतिथि देश से बाहर का ही होता है, किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष हो सकता है। जी, जी, जी। जैसे उस संदर्भ में एक बड़ी दिलचस्प जानकारी देता चलूं आपको कि जब हमारा प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया था जी। तो इंडोनेशिया से ही चीफ गेस्ट आया था, और आज जो 26 जनवरी मनाई जा रही है इसमें भी इंडोनेशिया के ही हमारे यहाँ मुख्य अतिथि हैं। मतलब वो साइकिल, हाँ, ये बड़ा अद्भुत है। 76 वर्ष पे। तो ये तो जानकारी लेनी चाहिए व्यक्तियों को। और अब आप आते हैं, मैं सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर की बात स्पष्ट कर दूं। प्रधानमंत्री को 101 और राष्ट्रपति को 151, और बाहर से कोई भी अतिथि आता है जो गार्ड ऑफ ऑनर का हकदार है तो उसको 151 की गार्ड लगती है। मतलब वो सर जो व्यक्ति अतिथि है, हाँ, वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो। हाँ, जैसे अपने देश में अगर प्राइम मिनिस्टर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा तो वह गार्ड ऑफ ऑनर देने वालों की संख्या 101 होगी। जी। उसी प्रकार जब राष्ट्रपति को दिया जाएगा तो वह संख्या 151 होगी जी। और किसी अन्य राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष आएगा तो वो संख्या 151 होगी। ओके। अब इससे अगर नीचे चलते हैं तो 51 की भी गार्ड लगती है। ये 51 की जो गार्ड लगती है वह जो है चीफ मिनिस्टर या जो गार्ड ऑफ ऑनर का हकदार होता है उसके लिए। तो आमूमन इसमें जो राज्यपाल हैं वो भी आते हैं। हाँ, राज्यपाल है वो भी शामिल हैं। जी जी। अब यहां आपको मैं बताऊं कि 2 तरह के सैल्यूट होते हैं, एक जिसको हम राष्ट्रीय सैल्यूट बोलते हैं और एक जिसको हम जनरल सैल्यूट बोलते हैं। जी। राष्ट्रीय सैल्यूट का मतलब ही हो गया कि वो नेशनल फ्लैग को सैल्यूट लगना है। जी। तो जो राइफल टुकड़ी होती है वह फ्लैग के ठीक सामने आकर और वह 26 जनवरी को फ्लैग को सैल्यूट लगाती है, जो राष्ट्रीय सैल्यूट बोला जाता है। जी। और ठीक राष्ट्रीय सैल्यूट, इसका मतलब यह हुआ कि झंडा जब फहरा दिया जाएगा उसके बाद ये राइफल टुकड़ी सैल्यूट लगाएगी और 52 सेकंड की राष्ट्रीय धुन जनगण मन की बजाई जाएगी। ये सर नियम है कि राष्ट्रीय धुन बजाई जाएगी। हाँ, राष्ट्रीय धुन बजेगा, वहां राष्ट्रीय गान नहीं होता है। यहां एक और दिलचस्प बात आपको मैं बता दूं, अमूमन हमारे देश के अंदर वंदे मातरम से कार्यक्रमों की शुरुआत होती है और जनगण मन से समापन होता है। एक गीत है और एक गान है। गान का मतलब सामूहिक हो गया, गीत का मतलब वैयक्तिक हो गया। अब वैयक्तिक में स्थितियां विभाजित होती हैं। जैसे वंदे मातरम, हमारे वंदे मातरम के ऊपर उसकी कुछ पैराग्राफ के ऊपर आपत्तियां की गई, लिहाजा आपने देखा होगा कि आकाशवाणी से भी जब वंदे मातरम का शुरुआत होता है, जब आकाशवाणी शुरू होती है सुबह सुबह, तो वंदे मातरम के मात्र 2 स्टेंजे ही वहां गाए जाते हैं। ये अलग बात है कि कुछ संस्थानों में वंदे मातरम के पूरे स्टेंजे गाए जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? दरअसल वंदे मातरम के बाकी के स्टेंजा में आप आगे बढ़ेंगे तो माँ दुर्गा की स्तुति वगैरह है। जी जी। तो निश्चित तौर पे वो लोग जो बुत परस्ती नहीं करते उनको आपत्ति है इसके ऊपर। तो एक बीच का रास्ता निकाला गया कि भाई ठीक है, तो 2 स्टेंजा ऊपर का। ये अलग बात है कि मामला तो वहां भी गड़बड़ है क्योंकि वंदे मातरम शब्द जुड़ा हुआ है, लेकिन बहरहाल मैं उसमें नहीं जाऊंगा, जानकारियों की बात। देश अगर जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
अब यहाँ पे थोड़ा सा और भी जो दिलचस्प चीजें हैं उसे समझ लेना चाहिए। 26 जनवरी या 15 अगस्त को सैल्यूट हमेशा फ्लैग को लगता है, व्यक्ति को नहीं लगता। और जो व्यक्ति उस झंडे को फहराएगा सैल्यूट वो भी लगाएगा नेशनल फ्लैग को ही। एक और चीज यहां जानना चाहिए कि नेशनल फ्लैग हमारा बहुत ही सम्माननीय हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तो उसको बहुत सम्मान से और करीने से सुव्यवस्थित रूप से फहराने की, रखने की हमारी जिम्मेदारी आयद होती है जी। फ्लैग जमीन पर न जाए, फ्लैग के ऊपर कुछ लिखा पढ़ा न जाए। हम वीडियो बनाते हैं, अब एक फैशन सा चल गया है। जी। मैंने देखा कि एक यूट्यूबर ने, किसी ने फ्लैग पे ही निमंत्रण भेज दिया था। जी जी जी, वो तो एक ट्रेंड बन गया, अब एक ट्रेंड सा बन गया है, लेकिन ये गलत है। ये अलग बात है कि फॉरेन कंट्रीज वगैरह में बड़ा लाइटली है, इसको नहीं लेते उस रूप में। वो तो अपने कपड़े भी बनवा लेते हैं, कपड़े बनवा लेते हैं, पहन के ही घूमते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा ज्यादा वो तो है, वो सम्मान एक अलग होना भी चाहिए। जी जी। दूसरे यहाँ एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि यह जो हमारे आयोजन होते हैं वह राष्ट्रीय पर्व के अंतर्गत है, और अगर चूक होगी जी तो इसके ऊपर कार्रवाई बहुत जबरदस्त होगी। सीधा नौकरी के अनवान पे बन सकती है। फ्लैग का उल्टा लगा जाना तो जिम्मेदारी आयद होगी, किसको ये ड्यूटी दी गई थी, किसने वो झंडा उल्टा लगा दिया, और बाकायदा कार्रवाई होगी। ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं जिस पे FIR तक थाने में हो गई, झंडा को गलत लगा देने पे या बाकी के कर देने पे। मैं समझता हूं कि इन छोटी छोटी जानकारियों को हमें अपने जहन में रखना चाहिए और पूरे गर्व जोश के साथ हमको इसे मनाना चाहिए। और इस अंतिम बिंदु पे आके मैं एक बात कहना चाहूंगा कि उन तमाम ज्ञात और उससे भी ज्यादा उन अज्ञात शहीदों को मैं आज सर झुकाता हूं, जिनकी शहादत के चलते आज हम खुली फिजा में सांस ले रहे हैं और 2 जून की रोटी हम अपने हलक के नीचे उतार रहे हैं। हम उनके ऋणी हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत छोटी सी और संक्षिप्त सी जानकारी। एक चीज सर और जोड़ना चाहूंगा, जैसे आपने हमारी जो बातचीत हो रही थी उसमें आपने बताया था कि सर पे जब सल्यूट हमें करना हाँ है, ये बड़ा दिलचस्प प्रकरण आपने कहा। दरअसल जैसे आपने देखा होगा कि गुरुद्वारे में अगर व्यक्ति जाता है तो नंगे सर जाने से वो बचता है जी। कोई रुमाल ही रख लीजिए। उसी प्रकार हम लोग ये मान के चलते हैं कि फ्लैग को अगर सैल्यूट लगाना है तो एक टोपी सर पे होनी चाहिए और फिर हम फ्लैग को सैल्यूट लगाएं। ये तो हमारी सनातन परंपरा में भी कि पूजा पे बैठे हैं तो सर पे रुमाल रखा जाता है। पंडित जी नहीं होता तो पंडित जी कहते हैं अरे भाई कोई रुमाल दे दीजिए। औरतें पल्लू रख लेती हैं। और उसका दूसरा भी तरीका है कि अगर मान लीजिए आपके पास कैप नहीं है तो आप सावधान की मुद्रा में खड़े हों तब तक जब तक कि हमारा राष्ट्रीय धुन या राष्ट्रगान समाप्त नहीं हो जाता। तो मतलब कैप है तो आप सैल्यूट लगाए सैल्यूट, कोई दिक्कत नहीं है तो आप सावधान रहिए। सावधान की मुद्रा में आप ये सम्मान प्रदर्शित करने का एक प्रोटोकॉल तरीका है। जी सर, ये तो हुई बात हमारे राष्ट्रीय ध्वज की। आगे बढ़ते हैं तो सर, जो 10 साल में 2014 से भारत को एक अलग नज़रिए से देखा जा रहा है और 2014 से जब नरेंद्र मोदी आए हैं तो उन्होंने सिर्फ विकास और भारत के उत्थान की बात की है। और 10 सालों में विकास, उत्थान और भारत की मजबूती वैश्विक स्तर पर देखने को मिली है। और सबसे बड़ी चीज़ की जो हम सैन्य शक्ति देखते हैं भारत की, वो बहुत अच्छी हुई है। इस पे आपका क्या कहना है? और कुछ आंकड़े आप लेके आए हैं, उस पे हमें बताइए कि भारत 10 सालों में किन किन चीज़ों में आगे बढ़ा है। सबसे पहली चीज़ तो जो आपका एनालिसिस है एज अ रक्षा विशेषज्ञ, उस पे आप बताइए कि रक्षा के मामलों में हम कहाँ तक आगे बढ़े हैं। मुनीश जी, आंकड़ों के जद में जाने से पहले थोड़ी सी बात को उस दिशा में ले जाऊंगा जहाँ से हम विकास पे ही आके टिक जाएंगे जी। मुझे याद है कि बहुत समय पहले जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे गुजरात के, तो बहुत तेजी से एक बात पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैलना शुरू हुआ कि साहब गुजरात का डेवलपमेंट बहुत हुआ है, विकास मॉडल। तो जाहिर सी बात है कि एक लंबे समय तक हम सुसुप्ता अवस्था में थे। सुसुप्ता अवस्था इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो रफ्तार विकास की होनी चाहिए थी वो हमारी थी नहीं। तो लोगों को वो बात जल्दी हजम नहीं हो रही थी कि गुजरात में डेवलपमेंट हो रहा है।
एक आश्चर्य की बात होती थी। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य तो तब हुआ पूरे देश के लोगों को कि जब खबरें ये आई कि साहब गुजरात में तो औरतें रात में भी सड़कों पे आवश्यक कार्य के लिए जा रही हैं, घूम रही हैं, तो वो सुरक्षित हैं। तो होता था कि यार ये कमाल की बात कैसे हो रही है। लेकिन ये बातें जब चलते चलाते और लोगों जो गुजरात गए और आके उन्होंने बताया कि नई बात जो सुनी जा रही थी वो बात सुनने तक शामिल नहीं है, हमने तो उसको देखा है अपनी आंखों से। तो भरोसा, विश्वास धीरे धीरे इस पे बैठना शुरू हुआ। अब कमाल की बात देखिए कि एक लंबे समय तक गुजरात के प्रशासन को संभालने के बाद एक चीफ मिनिस्टर रुख करता है देश की तरफ और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे आके वो बैठता है। तो सबसे प्लस पॉइंट क्या था? एक स्टेट को विकास के चरम बिंदु पे ले जाके बैठा देने का एक जो अनुभव था, वह थाती लेकर एक चीफ मिनिस्टर देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी को संभालने के लिए आया था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एक बहुत बड़ा विजन उसके दिमाग में पहले से घूम रहा था कि अगर हम गुजरात के अंदर ऐसा कुछ कर सकते हैं तो देश में ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते जी। अब सवाल ये उठता है कि साहब शुरुआत कहां से की जाए? देश सबसे ज्यादा सुरक्षित कहां है? हमारी सुरक्षा की स्थिति पहले मजबूत होनी चाहिए, तब हम बहुत आराम से 2 जून की रोटी गले के नीचे उतार पाएंगे। और यही कारण था कि हमारी प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले हमारी देश की सेनाओं को सशक्त करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी। अब इसमें क्या किया जा सकता था जी? तो पहला काम तो यह किया जा सकता था कि हम उन अत्याधुनिक हथियारों को जिनका मैन्युफैक्चर हम नहीं करते, हम विदेशों से लाएं, खरीद कर और अपनी सेना को मजबूत करें। यह नंबर 1। और नंबर 2, हम अपने राष्ट्र के अंदर हथियारों का निर्माण करें और अत्याधुनिक हथियारों का एक्सपेरिमेंट करके उन्हें भी बनाएं, जिससे कि कुछ समय के बाद जाके विदेशी आत्मनिर्भरता को हम कम करते हुए अपने पैरों पे स्वयं खड़े हो सके जी। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प प्रकरण आपको मैं जोड़ना चाहूंगा। बहुत दिलचस्प सवाल के ऊपर आपने बात छेड़ी दी है। मुझे याद आता है कि 1962 में जी लगभग ये स्थितियां बन रही थी कि चीन हमारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। और मैं अगर गलत नहीं हूं तो उस समय प्रतिरक्षा मंत्री कृष्ण मेनन हुआ करते थे और विपक्ष में मोहम्मद करीम छागला, जिनका नाम भूल चुके होंगे बहुत से लोग, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो दी अनटोल्ड स्टोरी एक पुस्तक लिखी गई और जो बाद में प्रतिबंधित कर दी गई थी कुछ राजनीतिक कारणों से। तो लेफ्टिनेंट जनरल कॉल का जिक्र आता है और मैं उसी से बात शुरू करके आज के उस पे आ जाऊंगा कि लेफ्टिनेंट जनरल कॉल को प्रतिरक्षा मंत्री कृष्ण मेनन का एक फोन कॉल गया रात के 2 बजे। ये उस पुस्तक में हाँ है अनटोल्ड स्टोरी की ही बात मैं कर रहा हूँ। या आप मेरे ऑफिस में आ जाएं, आपसे मुझे मिलना है। कहते हैं कि जब लेफ्टिनेंट जनरल कॉल ऑफिस में गए तो काफी देर तक तो कृष्ण मेनन उनको देखते रहे। और चूंकि कृष्ण मेनन चेन स्मोकर थे, अच्छा, सिगरेट पी रहे थे, तो सिगरेट के छल्लों को हवा में उड़ाते हुए कभी ऑफिस की छत देखते थे और कभी लेफ्टिनेंट जनरल कॉल को देखते थे। ये 2 बजे रात को चल रहा था। कुछ समय के बाद एक कृष्ण मेनन ने एक फाइल उठा के टेबल पे पटका और लेफ्टिनेंट जनरल कॉल से पूछा कि ये क्या लिख मारा है आपने इसमें। अब सुधीजनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दरअसल कृष्ण मेनन ने लेफ्टिनेंट जनरल कॉल के पास भेजा था कि चाइना से युद्ध आसन्न है, ऐसे में हथियारों के संदर्भ में आप हमें अपनी टिप्पणी दें कि हमें क्या करना चाहिए। ये जनरल कॉल से मांगा गया था। हाँ, कि आप उस पर अपनी विशेष टिप्पणी दें। और यही प्रकरण उस फाइल को कॉल के सामने पटकने का रीजन था जी। दरअसल कॉल ने उस फाइल में ये टिप्पणी लगाई थी कि चूंकि समय बहुत कम है, इसलिए हमें हथियारों को विदेशों से निर्यात करना चाहिए, आयात करना चाहिए, सॉरी।
और कृष्ण मेनन इस बात पे खपा थे कि इसका पैसा कहां से आएगा। तो कौल ने कहा कि पैसा कहां से आएगा इस संदर्भ में आपने मुझसे टिप्पणी नहीं मांगी है जी। क्या करना चाहिए ये टिप्पणी मांगी है और मैंने ये दिया। अब चूंकि कृष्ण मेनन ने वो फाइल लेफ्टिनेंट जनरल कौल की तरफ फेंक दी थी और लेफ्टिनेंट जनरल कौल ने वो खिड़की जिसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ पल्ले ही थे, उन्होंने उठा के वो फाइल बाहर फेंक दी। अच्छा, इस लेवल की स्थिति थी। यानी अब मैं फिर उसी बात पे आ जाता हूं। 62 की स्थिति हमारी ये थी कि हम बहुत मजबूत हालात में नहीं थे सेना के हथियारों के संदर्भ में, वर्दी के संदर्भ में, और वो भी एक ऐसे दुश्मन से हमें लड़ाई लड़नी थी जो ठंडे मुल्क का कीड़ा था, वो हमारा नेचर नहीं था। तो आज की तारीख ऐसी जगह लड़नी थी डिग्री में थे जी। तो आज की तारीख में नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सेना को अत्याधुनिक हथियारों के रूप में मजबूत करना शुरू किया। और मित्रों, ये बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, आप कई नाम जिसके ऊपर कुछ लोगों ने बड़ी आपत्तियां उठाई, क्या क्या नहीं कहा, चूंकि रेट हमको नहीं बताया तो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। लेकिन सारी अग्नि परीक्षाओं से बाहर निकल के इस प्राइम मिनिस्टर ने स्थल सेना को, जल सेना को और वायु सेना को ले जाके विश्व के उन राष्ट्रों की कतार में खड़ा कर दिया जहां दुनिया का कोई राष्ट्र भारत को आंख नहीं दिखा सकता। क्या अत्याधुनिक हथियार खरीदे गए, अब इस फहरिस्त में मित्रों मैं जाना नहीं चाहूंगा, सब अवेलेबल है, आप उठा के देखिए। और अब स्थिति ये है कि भारत हथियार निर्यातक राष्ट्र में शामिल है साहब। वो विभिन्न कंट्रियां भारत से हथियार खरीद रही हैं और बाकी कोई भी सेना संख्या बल से बड़ी हो सकती है, लेकिन वास्तव में वह बड़ी तब मानी जाती है जब उसका युद्ध लड़ने का इतिहास हो। क्योंकि कहते हैं कि घोड़ा और फौजी अगर फेरा न जाए तो गड़बड़ हो जाते हैं। तो जहां तक भारत के सैनिकों की बात है साहब, 62, 65, 71, 99 75 भी है सर उसमें। हाँ, और टेररिस्टों से तो लगातार लड़ाई चली रही है। तो साहब अनुभव की कमी तो सवाल ही नहीं उठता। इतना अनुभव भारतीय सेना के पास है कि किसी भी लड़ाई को लड़ने का मादा उनके पास जबरदस्त है, कार्य योजना जबरदस्त है। एक तो ये भी है कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है उससे इतनी लड़ाई लड़ के हमने पटकनी दे दी कि वो अब लड़ाई लड़ना भूल गया, आतंकवाद का सहारा ले। नहीं, अब तो मैं आपसे ये कहूँ मोनेश जी कि अब तो पाकिस्तान का नाम लेना भी थोड़ा बेमानी है। अब वो कहीं कतार में नहीं खड़ा है, एक ट्रैक चेंज करके आया कि आतंकवाद। अब तो लड़ने की भी स्थिति में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सर, और इसके अलावा जो ये तो रक्षा की बात होगी, इसके अलावा भी आपने कुछ डेटा निकाला है, उस पर आप बताइए कि भारत के अंदर जैसे IIT, एम्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, इन सब चीज़ों में बहुत बढ़ोतरी हुई है। उस पे जो आपका डेटा है उस पे वो बताइए। हाँ, देखिए, मैं यहाँ मोनेश जी एक बात आपसे कहना चाहूँगा। प्राइम मिनिस्टर ने ओनली वन सेक्टर की तरफ जो है विकास की धारा को प्रवाहित नहीं किया है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसको टच न किया। और आज सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व इस बात का लोहा मान रहा है कि अगर कार्ययोजना के रूप में क्रियान्वित करने के रूप में अगर देखा जाए तो भारत एक एग्जाम्पल है। जैसे मित्रों, आपसे मैं ये कहना चाहूँगा, आप अपने आसपास भी देख सकेंगे, हमने भी एक लंबा पीरियड देखा कि पहले कोई कार्ययोजना जब चलती थी इस देश के अंदर तो न जाने कितनी गवर्नमेंटें आती थी जाती थी, वो वहीं अपना चलती रहती थी। मतलब शिलान्यास तो हो जाता था, उद्घाटन की तारीख का कोई पता नहीं होता था कि वो कब होगा। अब तो बाकायदा कोई कार्ययोजना शुरू की जा रही है और बाद में उसका जो है उद्घाटन भी कर दिया जा रहा है। शिलान्यास और उद्घाटन एकदम तय तारीख के अंदर, और गुणवत्ता तो साहब वो तो बेमिसाल है। जैसे बाकी डाटा देने के पहले तो मैं संक्षेप में बता दूं साहब, आप उठा के सेंट्रल विस्टा जी, अगर मित्रों मैं गलत नहीं हूं तो जरा दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, मुझे तो नहीं लगता कि बहुत लंबे समय तक किसी के दिमाग में भी ये बात आनी थी कि हमारा अपना संसद भवन होना चाहिए। जी। अंग्रेज बना के चले गए तो काम आता अभी बहुत लंबे समय तक, उसी पे हमने हाँ उसी पे गुजार देते कई पीढ़ियां।
लेकिन स्वाभिमान की एक नई लकीर खींचा प्राइम मिनिस्टर ने और सेंट्रल विस्टा देखते देखते बना के खड़ा कर दिया। जो कल तक कहते थे हम उसमें नहीं जाएंगे, आज वो उसमें बैठ के लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाइयों को संपादित कर रहे हैं। विश्वनाथ मंदिर को अगर किसी व्यक्ति ने देखा हो, और किसी ने देखा हो ना देखा हो, हमने तो देखा है, इसी काशी के हम लोग रहने वाले हैं। सकरी गलियों से होते हुए जाते थे, कोई कह देता था कि चलना है दर्शन करने, तो हम उन लाइनों को दिमाग में बैठाते थे कि कितना घंटा समय लगेगा। आज वो विशाल परिप्रेक्ष्य में जाके विश्वनाथ कॉरिडोर खड़ा है, जहां कभी कालांतर में गंगा से जल लेकर विश्वनाथ मंदिर में शिवलिंग पे लोग जल चढ़ाते थे, आज वो स्थिति पुनः वापस कर दी गई है और आप बाकायदा गंगा से जल लेके विश्वनाथ मंदिर के शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हैं। और ये एक छोटा सा नमूना, इसका 4 गुना अगर स्वरूप आपको देखना हो तो उज्जैन का महाकाल है, आप जाके देखिए। ये सारे कार्य विकास की उस नई इबारत की बात कर रहे हैं जो दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है कि हाँ, अगर कार्य करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति है तो अंजाम, परिणाम और दृष्टिगत ये बिल्डिंगें होंगी इस तरह से। उसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में सर राम मंदिर आप बोल रहे हैं। राम मंदिर, फिर वही बात, बहुत अच्छा आपने याद दिला दिया। राम मंदिर और ये 2025 का जो महाकुंभ है ये। जी जी, देखिए राम मंदिर की तो स्थिति ये है मुनेश जी कि साहब निर्माण कला और उसको पत्थरों को तराशने का कार्य इतना अद्भुत है कि जिन लोगों ने, जो लोग भी गए होंगे, अगर राम के चेहरे से दृष्टि थोड़ी देर के लिए भी कहीं ऊपर या दाएं बाएं उठी होगी तो देखते रह जाएंगे, तो निगाहें देखती रह जाती हैं। क्या कलाकृति है जी चाहता है कि उन कलाकारों से मिल लूं जिन कलाकारों ने इसको यहां उतार दिया है। और महाकुंभ व्यवस्था बेहतर लाखों करोड़ों की कैसे की जा सकती है, ये मैनेजमेंट सीखना चाहिए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से कि बड़े आयोजन किए कैसे जाते हैं। और सबसे अग्रणी रोल जो है वह पुलिस वालों का है। इतना बेहतर मेहमान नवाजी करने वाली पुलिस शायद कुंभ में पहली बार दिखी है, जो सबको रास्ता बता रही है, सबको एक दूसरे से मिलवा दे रही है अगर कोई भूले भटके हों। वो पुरानी फिल्मों की कहानी नहीं बन रही है कि भाई बिछड़े थे कुंभ में और जाके मिले अगले महाकुंभ में। तो ये चीजें हैं। बहरहाल आपने याद दिलाते तो उस पर चर्चा किया, एवरी सेक्टर वर्क हुआ है। लेकिन एक बात अगर मैं मुनेश जी न कहूं तो एक व्यक्ति के प्रति बड़ी नाइंसाफी हो जाए। ये अलग बात है कि भाई जाहिर सी बात है, अगर वर्ल्ड कप टीम जीतेगी तो कैप्टन को तो श्रेय जाता ही जाता है। लेकिन साहब अगर कोई खिलाड़ी उसमें सेंचुरी मार दे तो न चाहते हुए चर्चा तो करनी पड़ेगी। मिस्टर नितिन गडकरी जी, अगर आप सुन रहे हैं तो साहब आपको सैल्यूट है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर सड़कों का ऐसा जाल बिछा दिया कि भारतीय इकोनॉमी को तो ऊपर जाना ही जाना है और पूरी दुनिया से लोहा मनवाना ही मनवाना है। क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए सड़कें उस तरह की नसें हैं जो पूरे शरीर में फैली हुई है। रक्त प्रवाहित करने वाली वो नलिकाएं हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या हाईवे, क्या सड़कें हैं, शहरों के अंदर की सड़कें, क्या लिंक रोड, कमाल का जाल बिछाया है पूरे देश के अंदर। और अभी तो नितिन गडकरी जी के बहुत से ऐसे वायदे हैं जो सुन के इतने सुंदर लग रहे हैं कि जब जमीन पे उतर जाएंगे तो साहब देखने लायक होगा कि क्या नक्शा होगा भारत का। तो निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी जी, स्टेट गवर्नमेंटों के चीफ मिनिस्टर, वहां के पूरे अमली जामा जो इस कार्य को कर रहे हैं मजदूर, और साथ में नितिन गडकरी जी, आपको सैल्यूट है कि आप इतना बेहतर। लेकिन फिर वही बात है, डाटा अगर न बताए जाए तो लोग कहते हैं कि साहब डाटा बताइए। जैसे होता है ना, कोई व्यक्ति हम बहुत खाते हैं तो कितना खाते हो, तो जब वो बताता है कि 100 ठो रोटी खाते हैं तो लगता है कि हाँ ये हुआ बहुत। तो उसी प्रकार डाटा है। और क्षमा चाहूँगा चूंकि डाटा पढ़ना पड़ेगा, मैं लिख के लाया। जाहिर सी बात है इतने डाटों को याद करना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट इतना कार्य कर रही है कि वो क्या बता जाए। लेकिन चलिए आप भी देख लेंगे डाटा, और ये रिकॉर्ड हो रहा है तो भविष्य में काम भी आएगा। 2024 में रक्षा बजट हमारा 6.22 लाख करोड़ रुपए, और 2014 तक 7 एम्स थे जो 2024 में
23 एम्स के रूप में तब्दील हो गए। 2014 में 387 मेडिकल कॉलेज थे, जो 2024 में आज की तारीख में 706 हैं। MBBS की सीट 51,000 से 1 लाख हो गई है। 7 IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 15 एम्स और सुधीजनों 390 विश्वविद्यालय। अब यहां एक चीज और बताता चलूं साथ में, गवर्नमेंट ने तो पॉलिसी इतनी आसान अब कर दी है कि गवर्नमेंट कहती है कि अगर 20 एकड़ सिर्फ आपके पास जमीन है और नो ऑब्जेक्शन का लेटर है आपके पास, तो हम आपको विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल उदय प्रताप कॉलेज है, जो निकट भविष्य में विश्वविद्यालय की श्रेणी में जाके खड़ा हो जाएगा। और 25 नवंबर 1909 को कभी पूज्य राजर्षि उदय प्रताप सिंह जी ने सिर्फ हाई स्कूल के रूप में इसको प्रारंभ किया था। सपना तो उनका भी उस समय था कि ये विश्वविद्यालय बने, लेकिन किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन आज पूज्य राजर्षि का वो सपना पूरा होने जा रहा है 2025 में। और इसके लिए सर वो दर्शकों को बताना होगा कि जो वक्फ बोर्ड का भी विवाद हुआ था, वो यूपी कॉलेज के ही उस प्रेमाइसिस के अंदर का था, जहाँ पे वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया था और उस पर काफ़ी ऊहापोह और बाद में दावा वापस भी ले लिया कि वो ऐसा कुछ था नहीं। तो जाहिर सी बात है, समाज में इस तरह के लोग होते हैं, ऐसे ही लोगों के लिए प्रशासन की जरूरत होती है। तो और आगे हमारे देश के अंदर 2014 तक सिर्फ 74 हवाई अड्डे थे, जो 2024 में 148 हो गए। और यहां भी एक बात सुधीजनों आपको मैं बता दूं कि अब वो कॉन्सेप्ट बदल गया, जहां एक बड़ी सी जमीन चाहिए हवाई अड्डा बनाने के लिए। लेकिन अब जो हाईवे बन रहे हैं, उन हाईवे को ही इस तरह से निर्मित किया जा रहा है कि इमरजेंसी पीरियड में उन हाईवे के ऊपर जो है फाइटर प्लेन उतारे जा सके। अब इसकी एक वजह है, क्योंकि जब भी युद्ध होगा तो हवाई अड्डे ऑलरेडी टारगेट पे होते हैं दुश्मनों के, इसलिए जो है वहां से कंट्रोलिंग स्थिति छोड़ के ATS की सीधा हम हाईवे के ऊपर आके अपने प्लेनों को उतार सकते हैं, सिविल एरिया ऊपर ले जा सकते हैं। हाँ, यस, बिल्कुल। इसलिए अब उस तरह की मजबूत हाईवे बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, 1973 तक भारत में मात्र 3 IIM थे, 2024 में 21 हैं, जिनमें से 7 पिछले 10 सालों में बने हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इतना ही नहीं, 3000 नए ITI स्थापित हुए। भारत 2025 में 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। ये बड़े कमाल की बात है। कल तक जो देश दूसरे देशों से आयुध सामग्री अपने लिए खरीद रहा था, वो 1962 वाली कहानी कृष्ण मेनन और लेफ्टिनेंट जनरल कौल साहब की, वो अब बदल चुकी है पूरी। अब ना कोई टिप्पणी मांगने की जरूरत है और ना ही फाइलों को इधर उधर फेंकने की जरूरत है। अब तो अपने हथियारों को बेचने की जरूरत है। इसके अलावा ये जो निर्यातक राष्ट्र हैं, इन निर्यातक राष्ट्रों में कमाल की बात तो यह है कि सारी दुनिया को अपना हथियार बेचने वाला अमेरिका भी अब शामिल है, सबसे ऊपर है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा एक चीज सर इधर शायद छूटी है, ये और 2014 में 1900 करोड़ था बजट। हाँ, ये रक्षा की ही बात हो रही है कि 2014 तक 1900 करोड़ रुपए रक्षा बजट था, लेकिन 2020 में 8000 करोड़ हुआ है। और 21,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात भारत वर्तमान में कर रहा है, और 2029 तक यह 50,000 करोड़ तक पहुंच जाने की संभावना है। आप समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ होने का एक आधार तो ये रक्षा सामग्रियां तो हो ही गई, साथ ही ये जो विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन कॉरिडोर, राम जन्मभूमि, ये, और सबसे बड़ी बात वो इस उत्तर प्रदेश के योगी जी का कहा गया एक वाक्य कि 7,000 करोड़ रुपए अगर हम महाकुंभ के ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो साहब अंदाजा लगाइए कि हम 7,000 करोड़ के अनुपात में कितना उस महाकुंभ से
आर्थिक स्थिति जनरेट भी कर रहे ये हैं। सर एक अनुमान आया है कि जी। इस महाकुंभ से 2 लाख से 3 लाख करोड़ की इकोनॉमी जो बिल्कुल, इससे टर्नओवर कम होने तो की सवाल ही नहीं उठता उम्मीद है। साहब। और फिर सवाल ये उठता है कि अगर जब कल तक कहा करते थे चीफ मिनिस्टर कि उत्तर प्रदेश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लेवल पे पहुंचाना है, तो उस समय समझ में नहीं आता था कि ये होगा कहां से, कैसे आएगा कहां से। लेकिन जब ये डाटा हम लोग सुन रहे हैं कि महाकुंभ में 2 लाख करोड़ जनरेट होने की स्थिति बन रही है, तो अब लगता है कि 5 ट्रिलियन बहुत दूर नहीं सब है। डेटा तो इतने सारे हैं और विकास के, क्योंकि एक डेटा मैं पढ़ रहा था कि अयोध्या में एक साल में 13 करोड़ लोगों ने दर्शन किए हैं। तो और जहां 10, 15, 50 होटल हुआ करते थे, वहाँ 150 के आसपास होटल खुल गए हैं। उसमें रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड सारे हैं। एयरपोर्ट पे और ट्रेवल्स एजेंसियां इतनी भरमार आई हैं, तो ये सारी चीजें इकोनॉमी का आदान प्रदान हो कम रहा है शब्दों और ये में बढ़ अगर रहा कहा है। जाए तो मुनेश जी, हम समृद्ध भारत और श्रेष्ठ भारत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और साथ में ये भी जोड़ दें कि अब हम उस मजबूत राष्ट्र के रूप में परिणत हो चुके हैं कि दुनिया का कोई राष्ट्र हमको आंख दिखाने की अब जरूरत नहीं कर सकता। और जिसका पड़ोसी कटोरा लेके टहल रहा है वो तो अलग बात होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी तरह से हमारा देश आगे बढ़ता रहे, हम तरक्की करते रहें, यही इस गणतंत्र दिवस पे हम सभी लोगों की कामना है। तो आपने सर अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपको। बात की पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह साहब से, और बड़ी चीज़ें उन्होंने हमारे सामने खोल के रखी हैं। और हम जो ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ये शुरू होता है पराक्रम दिवस से। पराक्रम दिवस वो दिवस है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है, और वो है 23 जनवरी से। आज एक चीज़ ज़रूर मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो राजपथ हुआ करता था, वहाँ पे एक अंग्रेज़ जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था, उसकी एक मूर्ति हुआ करती थी। उस मूर्ति को हटाकर वहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के द्वारा स्थापित की गई है, जो हमें ये बताती है कि अब हम गुलामी की मानसिकता से भी दूर होते चले जा रहे हैं। तो इस गणतंत्र दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।